हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स मैं कवर करवा रहा हूँ यहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो सबसे अधिक है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो एक्सपेक्टेड सीरीज़ है, याद रखें ये किसी एग्ज़ाम का रिव्यू नहीं है। ठीक है, जब रिव्यू में लाऊंगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि किस शिफ्ट का जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वाला है, यानी कि ये आने की संभावना है। ठीक है, लगातार मैंने 3 शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम एनालिसिस किया था और उसके बेस्ड पर जो है मैं ये तैयार कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की आशा जो है यहाँ से है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और पहले भी मैंने जो है ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है, एग्ज़ाम एनालिसिस वाली, वो भी आप ज़रूर देखिए। शिक्षण के सिद्धांत, देखिए शिक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। तो सामान्य सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शिक्षण में एक होता है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत, इसके तहत जो छात्र होता है वो प्रेरित होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा होता है गतिविधि का सिद्धांत। ठीक है, गतिविधि का सिद्धांत। तीसरा आप लिख सकते हैं रुचि का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। फिर आप ले सकते हैं इसमें लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हैं शिक्षण के सिद्धांत जो आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो प्रेरणा का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। एक शिक्षक जब शिक्षण करता है, यानी जब वो पढ़ाता है, तो अपने दिमाग में ये सभी पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखता है शिक्षण के दौरान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वयस्क और युवा शिक्षार्थी। ठीक है, वयस्क और जो युवा शिक्षार्थी होते हैं उनके शिक्षण में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, वयस्क, उनका जो विषय होता है वो समस्या केंद्रित होता है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है ना। समस्या केंद्रित होता है इनका विषय। जबकि अगर हम बात करते हैं युवा शिक्षार्थी की, तो युवा शिक्षार्थी जो होते हैं इनका जो विषय होता है वो विषय केंद्रित होता है। ठीक है, विषय केंद्रित होता है। और वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं ये इनका जो शिक्षण होता है ये परिणाम उन्मुख होता है। ठीक है, परिणाम उन्मुख होता है। जबकि युवा जो शिक्षार्थी होते हैं इनका जो शिक्षण होता है वो भविष्य उन्मुख होता है। ठीक है, भविष्य उन्मुख होता है। और जो वयस्क होते हैं ये स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि जो युवा होते हैं ये अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं सीखने के लिए। ठीक है, अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वयस्क और युवा शिक्षार्थी के ऊपर। ठीक है, शोध में आईसीटी, पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। शोध में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं शोध में आईसीटी की यानी कि टेक्नोलॉजी की, तो हम कई प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है शोध में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर शोध जो है वो डेटा से रिलेटेड है तो हम उसमें यूज़ करते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिटिक टूल। ठीक है, या एनालिसिस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम आंकड़ों का जो है विश्लेषण कर सकें। स्प्रेड शीट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्प्रेड शीट जो होती है आपने देखा होगा MS वर्ड में स्प्रेड शीट होती है एक MS ऑफिस में,
उसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शोध में आईसीटी का इस्तेमाल, ठीक है। डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरनेट टूल्स भी होते हैं कुछ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से हैं भाई इंटरनेट टूल, इंटरनेट टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गूगल, ठीक है, याहू, और एक साइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और अगर डॉक्यूमेंट की हम बात करें, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आईसीटी, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स या पीडीएफ कह सकते हैं, और गूगल ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और गूगल डॉक्स का भी आजकल इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो ये हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो शोध में वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। मेनली मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है इंटरनेट टूल कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन से टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर जो डेटा हमारा जो शोध है या जो रिसर्च है वो एनालिटिकल है या स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो हम इस प्रकार के टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा देता हूँ उसको। ओके, अंतव्यक्तिक संचार, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में भी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच से हम बात जब करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये दो व्यक्ति में नहीं, ये कई व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, ठीक है, ये कई व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर पूछा इंट्रापर्सनल या फिर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ये होता है कि एक व्यक्ति जब अपने से आत्मवाचन जिसे हम कहते हैं वो करता है तो उसे हम कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी अपने मन में ही बात करना या मन से ही अपने आप से बात करना इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। हेतु भाव, हेतु भाव तो आप रट के जाएं, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया गया है, हेतु भाव और प्रमाण से क्वेश्चन जो है पूछा गया है बहुत। हेतु भाव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी जरूर दूंगा आपको। हेतु भाव का मतलब होता है हेतु का आभासी रूप, ठीक है, यानी कि वास्तविक हेतु के स्थान पर जब अवास्तविक हेतु होता है तो उसे हम कहते हैं हेतु भाव। अब यहाँ पर ये डाउट हो रहा होगा कि हेतु है क्या, मैं 3 वर्ड आपको यहाँ समझाता हूँ। पहले पक्ष, ठीक है, और साध्य, और ले लेता हूँ हेतु, ठीक है। अब मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो पहाड़ है ये, ठीक है, पहाड़ है और यहाँ पर है जंगल, और यहाँ पर लगी है आग और निकल रहा है धुआं, ठीक है। तो धुआं जो है यहाँ पर वो हेतु होगा, ठीक है, पहाड़ जो है यहाँ पर वो पक्ष होगा, और आग जो है वो यहाँ पर साक्ष्य होगा, ठीक है, आग जो है वो यहाँ पर साक्ष्य होगा। तो ये कहलाएगा यहाँ पर हेतु क्या है, इसमें धुआं है, ठीक है। तो इन्हीं सबके माध्यम से जब हम हेतु को साबित करते हैं तो वो हेतु भाव कहलाता है, ठीक है। अब हेतु भाव के लक्षण जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हेतु भाव के लक्षण क्या क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हेतु भाव के लक्षण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो लक्षण होता है इसका वो होता है पक्षावृत्ति, पक्षावृत्ति। दूसरा सापक्ष वृत्ति, तीसरा विपक्ष आवृत्ति, चौथा असत्य प्रतिपक्ष, ठीक है, और पांचवा होता है अबाधित विषय, अबाधित विषय। तो ये हैं हेतु के लक्षण, हेतु के लक्षण। पहला है पक्षावृत्ति, का मतलब ये हुआ हेतु का
पक्ष में ना होना। सापक्षवर्ती का मतलब हो गया हेतु का सापक्ष में ना होना। विपक्षावर्ती का मतलब तो क्लियर ही है, विपक्ष में हेतु का ना होना, और सॉरी विपक्ष में हेतु का होना, पक्ष में हेतु का ना होना, ठीक है ना, ये सही है। और असत्य प्रतिपक्ष, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें यह होता है कि हेतु का विरोधी अन्य हेतु का ना होना, ठीक है। और जबकि आबाधित विषय क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि हेतु द्वारा स्थापित साध्य का अन्य प्रमाण द्वारा खंडित ना होना ही आबाधित कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसे समझा सकता था, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इंडियन लॉजिक थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आप इसे अच्छे से अब समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, फिर उसका दूसरा तरीका हम बताएंगे। ओके, मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, हेतु भाव का थोड़ी सी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे देगा आपको, या इनकी विशेषता या लक्षण आपसे पूछ लेगा, ठीक है, बस इतना ही पूछे जाएंगे। और ज़्यादा एडवांस जाएगा तो जो है आपको इसमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। स्पैमिंग और वायरस, स्पैमिंग क्या होती है भाई, वायरस क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले फिशिंग, फिशिंग क्या होती है। अब तीनों शब्दों का मतलब समझें। स्पैमिंग का मतलब क्या होता है, स्पैमिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभार आपकी ईमेल आईडी पर कई सारे ऐड वाले एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं ईमेल के थ्रू, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर किसी भी कंपनी हो गई, कोई सी भी कपड़े की हो गई, या फिर किसी फूड प्रोडक्ट की हो गई, तो वो बिना आपकी जानकारी के आपको ईमेल कर देते हैं, ठीक है, बिना आपसे पूछे या बिना आपके कुछ ईमेल आईडी लिए हुए आपको मेल करते हैं। तो इस प्रकार की मेल को कहते हैं स्पैमिंग, ठीक है। कमर्शियल मेल होती है खास तौर से, ठीक है, कमर्शियल मेल होती है। और वायरस की अगर हम बात करें, वायरस जो होता है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, या कहीं एक प्रकार का एक की फाइल होती है जो कि किसी भी कंप्यूटर में अगर चली जाती है तो उसके डेटा को पूरी तरह से ख़त्म करती चली जाती है, ठीक है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे किन्हीं 3 वायरस का नाम बताएंगे, आप जिन्होंने विश्व में आतंक मचा रखा था, 3 वायरस का नाम आप बताएंगे। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कभी कभार आपको मेल आता है कि आपकी लॉटरी लग गई, या फिर मेल में लिखा रहता है कि आप 5 लाख रुपए आप लेना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो इस तरह की मेल जिसमें आपको फंसाया जाता है तो वो कहलाती है फिशिंग, ठीक है, वो कहलाती है फिशिंग, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको लूटना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को दूषित करें वो प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, पहला आएगा कणिक तत्व आ जाएंगे, ये कणिका तत्व जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वायुमंडल में। दूसरा है हाइड्रोकार्बन आ जाएगा इसमें। तीसरा इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, और इसमें आ जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो प्रदूषक तत्व हैं ये प्राथमिक प्रदूषक तत्व कहलाएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को दूषित करते हैं। जबकि जो द्वितीय प्रदूषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, वो किसी अन्य प्रदूषक तत्व के साथ मिल करके जब पर्यावरण को दूषित करते हैं तो वो द्वितीय प्रदूषक तत्व कहलाते हैं। LNG की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। LPG की पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG की पूछे कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और आप हमारे चैनल पर जाकर भी वीडियोज़ को देख पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।